संपादकीय बिजनेस स्टैंडर्ड हिंदी 26 जुलाई 2025। कोयला स्वच्छ वायु और स्वागत योग कदम। अपनी नीति में व्यापक परिवर्तन करते हुए पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने माह 11 जुलाई को कोयला आधारित बिजली संयंत्रों से फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन FGD सिस्टम के लिए 2015 में अपने आदेश में संशोधन किया। वैज्ञानिक अध्ययनों और हितधारकों से परामर्श के बाद दिए गए दिशा निर्देश जारी किए, जिसके क्षेत्र में विशेष क्षेत्र और साक्ष्य आधारित नियम बनाए गए ताकि देश की जरूरतों और पर्यावरण प्राथमिकताओं के बीच संतुलन कायम किया जा सके। नियमों में बदलाव वायु प्रदूषण दशकों की न्यायिक और नियामकीय कार्रवाई के साथ बाद हुआ। दिल्ली के वायु प्रदूषण को लक्षित करते हुए MC मेहता जनहित याचिका 1985 को थर्मल पावर प्लांट TPP से होने वाले उत्सर्जन को शामिल करने लिए विस्तारित किया गया, जिसके न्यायिक और नियामकीय जांच शुरू हुई। इसके बाद भी पर्यावरण मंत्रालय ने 2015 में अधिसूचना जारी कर 2017 तक सभी थर्मल प्लांट के लिए FGD की स्थापना अनिवार्य कर दी। इन नियमों के तहत सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन की सीमा 600 से घटाकर 100 मिलीग्राम प्रति घन सेंटीमीटर कर दी। इसका असर यह हुआ कि उच्च पूंजी लागत, तकनीकी बाधाओं और अस्पष्ट लागत वसूली को हवाला देते हुए सार्वजनिक और निजी बिजली उत्पादकों की ओर से 25 से अधिक याचिका दाखिल की गई। इनमें से टैरिफ थ्रू शुल्क के लिए कानून में बदलाव की मांग भी उठाई गई। पर्यावरण ने कानूनों की सख्ती से लागू करने के लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT का रुख किया। इस पर NGT ने मंत्रालय को निर्देश दिया कि मापदंडों का पालन न करने वालों को नए TPP के लिए पर्यावरण मंजूरी न दी जाए। इन कानूनों के विवादों के साथ साथ अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की कमी और रेट्रोफिटिंग के लिए कामकाज बंद करने की जरूरत है। मंत्रालय ने FGD के समय सीमा 2022 तक बढ़ा दी। वर्ष 2020 में बिजली उत्पादन संघ ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर इसका विस्तार 2024 तक करने की मांग की, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया। उस उठापटक के बीच FGD की स्थापना का काम काफ़ी पिछड़ गया। गौरतलब 2021 में पर्यावरण मंत्रालय ने नियमों में संशोधन करते हुए 2015 वाली अधिसूचना को तीसरे बार रद्द कर दिया और TPP के 3 समूहों में वर्गीकृत किया। श्रेणी 1A राष्ट्रीय राजधानी या 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 10 किलोमीटर के भीतर TPP के लिए समय सीमा दिसंबर 2022 तक। श्रेणी B गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र प्रदूषण नियंत्रण लक्ष्यों के पीछे शहरों के 10 किलोमीटर के दायरे में TPP के लिए समय सीमा दिसंबर 2023 तक। श्रेणी C अन्य सभी TPP के लिए समय सीमा दिसंबर 2024 तक। वर्ष 2022 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी A, B, C श्रेणी को TPP के लिए समय सीमा क्रमशः 2024, 2025, 2026 तक बढ़ाई गई थी। इस वर्ष में अप्रैल सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के आसपास के TPP की समीक्षा की, जिसमें नियमों के अनुपालन संबंधी खामियां पाई गई। अदालत ने फटकार लगाते हुए पूर्व में बढ़ाई गई समय सीमा रद्द कर दी और सरकार को निर्देश दिया कि नियमों का पालन नहीं करने वाले को 9 संयंत्रों को फौरन नोटिस जारी किया जाए। इसी बीच FGD नीति का पुनर्मूल्यांकन शुरू किया गया, जिसके बाद 11 जुलाई को संशोधित दिशा निर्देश आए। इन नियमों के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड ने 2022 में TPP वर्गीकरण को बरकरार रखा, लेकिन FGD स्थापना और समय सीमा में कुछ ढील दी। नई व्यवस्था में चिन्हित किए गए 533 संयंत्रों में से श्रेणी A में वर्गीकृत कर 65 इकाइयों को अब 31 दिसंबर 2027 तक FGD स्थापित करना होना। B श्रेणी में 66 संयंत्रों को अलग अलग स्थिति देखकर निर्णय लिया जाएगा, जबकि श्रेणी C 406 संयंत्र यानी स्टैक ऊंचाई मापदंडों को पूरा करते हैं तो इसे छूट दी गई। खास बात यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन सीमा में परिवर्तन नहीं किया गया है। ये 2015 के मानकों के अनुरूप ही हैं। भारत घरेलू कोयला पर बहुत अधिक निर्भर है। देश का लगभग 92% बिजली का उत्पादन कोयले से होता है और फिलहाल इसमें कोई भी बड़ी कमी होने का अनुमान नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के सितंबर
2024 की रिपोर्ट के अनुसार टीपीपी के उपभोग किए जाने वाले कोयले में आमतौर पर राख की मात्रा अधिक, वजन के हिसाब से 35 से 45% और सल्फर कम 0.2 से 0.7% होती है। अमेरिकी कोयला में 1 से 1.8% और चीनी कोयला में 1% से अधिक के सल्फर के मुकाबले यह मात्रा काफ़ी कम है। इसलिए भारतीय कोयले को बहुत कम सल्फर वाले कोयले माना जाता है। IIT दिल्ली द्वारा मई 2024 में किए गए सर्वेक्षण से पता चला कि सभी शहरों में जिसमें बिना FGD वाले कोयले संयंत्र भी हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का स्तर राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानक सीमा 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के भीतर रहा। अध्ययन में पाया गया कि भारत के क्षारीय धूल और तटीय समुद्री हवाओं की उपस्थिति के कारण अम्लीय वर्षा कोई बड़ी चिंता का विषय नहीं है। भारत में FGD स्थापित करने का काम बहुत धीमा रहा है। रेट्रोफिटिंग के लिए चिन्हित 537 टीपीपी में केवल 44 टीपीपी केंद्रीय 17 राज्य 8 और निजी 9 ने एक FGD लगाए। इसकी स्थापना में 1.2 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट अनुमानित लागत के हिसाब से कुल पूंजी परिव्यय 96,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। कई पुराने टीपीपी FGD की स्थापना पर किए गए भारी भरकम खर्च को निकालने के लिए जूझ रहे हैं। FGD लागत को बोझ उपभोक्ताओं पर डाला गया। बिजली की कीमतों में 0.30 से 0.40 रुपये प्रति यूनिट बढ़ जाएगी। ऊर्जा विषय इसे महीने जारी संशोधित दिशा निर्देश के 4 कारकों की सराहना कर रहा है। पहला, नए निर्देश में यह माना गया है कि टीपीपी के सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण पहले जितने आशंका जताई गई थी उससे कम खतरनाक है। दूसरा, सभी के लिए एक ही प्रकार के नियम बजाय एक स्तरीय अनुपालन तंत्र लागू करता है। तीसरा, उच्च बिजली शुल्क भुगतान नहीं करने उपभोक्ताओं को लाभ होता है। चौथा, केंद्र राज्य और निजी बिजली उत्पादकों को काफ़ी पूंजीगत व्यय बचाता है, जिससे हरित पहलों समेत तमाम उच्च प्रभाव वाले निवेश के लिए काफ़ी धन बचता है। इससे दीर्घकालिक स्थिरता लक्ष्यों को बेहतर ढंग से अंजाम देने के लिए मदद मिलती है। और एक बात यह है कि इस निर्णय से भारत का मकसद वैश्विक स्तर पर स्पष्ट संदेश देना है कि वह उच्च सल्फर कोयला के लिए पश्चिमी तर्ज पर बनाए गए पर्यावरण दिशाओं आंख मूंद कर नहीं अपनाएगा। इसके बजाय यह क्षेत्र विशिष्ट साक्ष्य आधारित रणनीति अपना रहा है, जो जलवायु और आर्थिक हितों के साथ वायु गुणवत्ता लक्ष्यों को संतुलित बनाती दिखती हैं। स्पष्ट है रूप से पीछे हटना नहीं कह सकते, बल्कि इसमें नियामकीय परिपक्व वैज्ञानिक ईमानदारी और तर्कसंगत राष्ट्रीय हरित के प्रति प्रतिबद्ध झलकती है। अमेरिकी दादागिरी के विरुद्ध साझेदारी की जरूरत। हमें ऐसे देशों की आवश्यकता है जो अमेरिका की मौजूदा सरकार के कदमों के विपरीत प्रभावों से निपटने के लिए सहयोग कर सके, बता रहे नीतीश देसाई। करीब 80 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई, जिस चार्टर पर सहमति बनी उसे राज्यों के बीच संबंधों की वैधता परिभाषित किया गया और संयम तथा पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देने वाली कूटनीतिक प्रथाओं की स्थापना की गई। दुनिया के ऐसे देशों का व्यवहार वैश्विक मानक इस तरह अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के चार्टर भिन्न नजर आया। एक तरफ यह बात इसके अस्तित्व के 4.5 दशकों तक सही भी रही, जब अमेरिका और सोवियत यानी USSR के बीच तनाव था, और बीते 3 दशकों में चीन के उभार के साथ दुनिया बहुध्रुवीय हो चुकी है और देशों के बीच लड़ाइयाँ भी कुछ हद तक कम हो चुकी हैं। हाल के वर्षों में देशों के बीच रिश्तों का संतुलन डगमगाया है और अधिकाधिक जंगों में कायम कम हुआ है, बल्कि गायब हो चुका है। रूस और यूक्रेन के बीच भारी लड़ाई छिड़ी हुई है। गाजा में इजराइल ने एक तरह से नरसंहार को अंजाम दिया है और ईरान पर हमले किए हैं। और दूसरा पुराना उदाहरण 2003 में इराक पर अमेरिकी हमले का है, जिसे ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड का समर्थन था। 1991 की जंग की तरह से संयुक्त राष्ट्र की मंजूरी भी नहीं थी। जाहिर है कि बीते दशक में संयुक्त राष्ट्र की परवाह किए बिना जंग छेड़ी गई और आत्मरक्षा के नाम पर उसे सही ठहराया गया, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र समझौता इसकी इजाज़त देता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के दौर में विकास की गति देने के लिए सफलता का एक प्रमुख क्षेत्र राष्ट्रों के बीच व्यापार समझौता था।
डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका वक्त वैश्विक व्यापार समझौते की परंपरा को नष्ट कर रहा है, परंतु उसे भी बुरी बात यह है कि संयम और राष्ट्रीय स्वतंत्रता के प्रति सम्मान का सख्त अभाव नजर आ रहा है। यह बात ईरानी राष्ट्रपति की हत्या करने की अमेरिकी की क्षमता के बारे में ट्रंप के बयान और ब्राजील के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा पूर्व ब्राजीलीय राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो के साथ व्यवहार को लेकर उसकी आक्रामकता टिप्पणियों के साफ नजर आता है। दरअसल ट्रंप दूसरे राष्ट्र प्रमुखों के बारे में खराब टिप्पणियां करने में माहिर है। ट्रंप के कदमों के प्रतिक्रिया देते हुए अधिकांश देशों ने स्थापित नियमों को इस विचलन की अनदेखी कर दी। इनमें से कई तो कूटनीतिक सौजन्यता को यूं ही ठुकरा जाने को लेकर सहिष्णुता बने रहे, मगर अगर कोई मजबूत पड़ोसी अपनी मांगें सामने रखे हुए आपको साथ बुरा व्यवहार करता है तो और आप बीती जानी पर भी रखकर उसकी मांग पर प्रतिक्रिया देते तो आप माना जाए कि आप उसे बर्दाश्त करें। ट्रंप की आक्रामकता को स्वीकार कर हम इस समय यही कह रहे हैं कि अन्य देशों को परेशान करने वाली एक मजबूत और आक्रामक देश की प्रतिरोध करने के लिए क्या किया जा सकता है। स्कूल में दूसरों को परेशान करने वाले बच्चों को उदाहरण लेते हैं। स्कूल में एक बच्चा था जो छुट्टी के समय एक जगह खड़ा हो जाता, किसी भी अकेले लड़के को बुलाकर उसके सिर पर चपत लगाता, लेकिन अगर वहां से बच्चों का कोई संगठित समूह गुजरता तो वह उनमें से किसी को बुलाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। इसी तरह आज में हमें देशों में ऐसे समूह की आवश्यकता है जो मिलकर काम कर सके और अमेरिका के विपरीत कदमों का प्रतिरोध करे। विभिन्न देशों में आपसी रिश्तों के स्तर पर हम संयुक्त राष्ट्र या विश्व व्यापार संगठन अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संगठनों द्वारा स्वीकृत कदमों पर निर्भर नहीं रह सकते। जवाब इस बात में छिपा है कि इच्छुक देशों का संगठन कहा जाए। विभिन्न देशों के एक समूह की पहलकदमी होती है तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पहल का समर्थन करते हैं जिसमें संयुक्त राष्ट्र का औपचारिक समर्थन नहीं मिलता तो वह आमतौर पर एक से अधिक ताकतवर देश का विरोध के चलते होता है। 90 के दशक में उदाहरण तो लीजिए, लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल होने वाले बारूदी सुरंगों पर प्रतिबंध अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के गठन की सहमति के लिए समझौते इन गठबंधनों को कनाडा और इटली ने आगे बढ़ाया। उनमें से अन्य सहमत देश शामिल हैं। इससे ऐसे परिणाम निकले जिसके वैश्विक सहमति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बहरहाल भारत इन गठबंधनों से साझेदार नहीं था। ऐसे एक कदम को 2000 में संयुक्त राष्ट्र की सहमति नहीं मिल सकी। यह मामला था कर्ज माफी से संबंधित जुबली डेट इनिशिएटिव का, जिसे एक स्वयंसेवी संगठन ने पेश किया था और इसे ब्रिटेन का समर्थन हासिल था। बहरहाल संयोग से 2025 में एक नया जुबली डेट इनिशिएटिव पेश किया गया है। अमेरिकी दादागिरी का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला इच्छुक देशों को प्रभावी गठबंधन समान उद्देश्य के आधार पर नहीं बन सकता। व्यापार नीति के व्यवधानों के प्रत्युत्तर में इसका निर्माण असंभव है। ऐसे किसी संगठन द्वारा युद्ध की जोखिम कम करना भी लगभग असंभव है। अमेरिकी नीति में हालिया बदलाव को जवाब देने के लिए अधिक विशिष्ट सहयोगात्मक कार्रवाई पर केंद्रित होनी चाहिए। मेरा पहल सुझाव के साथ कृषि शोध संस्थानों से संबंधित है जिन्होंने सकारात्मक वैश्विक प्रभाव डाला और उन्हें अमेरिका से पहले जैसे वित्तीय आवंटन नहीं मिल रहा है। एक और मेक्सिको स्थित अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं सुधार केंद्र तथा दूसरा फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान। अमेरिका की वित्तीय मदद बंद होना एक बड़ी समस्या है और इसका असर उनकी गुणवत्ता पर हो सकता है। वे भारत समेत कई देशों के कृषि में सहयोग के प्रमुख स्रोत रहे हैं। भारत तथा अन्य लाभकारी देश अमेरिका के प्रतिकूल निर्णय का मुकाबला करने के लिए अपना गठबंधन बना सकते हैं और अमेरिका द्वारा मदद बंद किए जाने की भरपाई कर सकते हैं। दूसरा और शायद थोड़ा कठिन सुझाव अमेरिका द्वारा कार्बन उत्सर्जन में कमी के वादे से पीछे हटने की भरपाई है। अमेरिका पेरिस समझौते के पीछे हट गया। ऐसे में अमेरिका द्वारा वर्ष 2030 के लिए किए गए उत्सर्जन कटौती के वादे को 40% से कम करके 3% कर दिया जाएगा। यानी 2030 में वादे की तुलना में कार्बन उत्सर्जन में 2 अरब टन की वृद्धि होगी। इसमें सुधार के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर औपचारिक कार्यक्रम संभव नहीं है। ऐसे में कुछ प्रमुख देशों के एक गठबंधन बनाना होगा ताकि अमेरिका के पीछे हटने की कुछ
हद तक भरपाई की जा सके। 2 अरब टन की भरपाई करना संभव नहीं होगा, लेकिन आंशिक भरपाई भी वैश्विक स्तर पर सहयोग की जारी रखेगी। भारत यह क्षमता है कि वो 2030 तक कार्बन उत्सर्जन में कमी अपनी क्षमता बढ़ाए और अन्य देशों के साथ मिलकर वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन जोखिम को लेकर गठबंधन बनाए। कुछ साझा वैश्विक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए इच्छुक देशों के कुछ गठबंधनों के उदय का एक आंशिक संभावना होगा, जो 80 वर्ष पहले बनी संभावनाओं को जो जीवित रखेगा। यह एक शक्तिशाली राज्य की दादागिरी खत्म नहीं कर सकता, लेकिन इसके असर को कम कर सकता है। उम्मीद है कि अमेरिकी जनमत को प्रभावित करेगा। उनकी सरकार को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। पश्चिमी मीडिया के अधूरी दूरदर्शी। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की विदेश मामले की समिति द रेजिडेंट फ्रंट (TRF) को वैश्विक आतंकवाद संगठन घोषित किया गया। भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता है। यह न केवल भारत से उठाई गई चिंता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता देता है, बल्कि यह पाकिस्तान समर्थक आतंकवाद के विरुद्ध वैश्विक मंच पर स्पष्ट संदेश है। निर्दोष लोगों को कत्लेआम करने वाले संगठनों के बारे में इस तरह की सोच से यह समझा जा सकता है अब अमेरिका आतंकवाद के प्रति अधिक कठोर और स्पष्ट नीति अपना रहा है। हालांकि इस सकारात्मक घटनाओं के बावजूद एक बड़ी चुनौती यह है कि पश्चिमी मीडिया अब भी भारत की आतंकवाद रोधी नीतियों को पक्षपाती नजरिए से देखते हैं। TRF जैसे संगठन को घरेलू विद्रोह बताना न केवल वास्तविकता से मुंह मोड़ना है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को भी नजरअंदाज करना है। ऐसे में अमेरिकी संसद को यह कार्रवाई भारत के वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ अपनी स्थिति मजबूत करने एक अवसर प्रदान करती। इससे न केवल पाकिस्तान का दोहरा चरित्र उजागर हुआ, बल्कि भारत की सुरक्षा चिंता को वैश्विक समर्थन भी मिला। अब जरूरत इस बात की है कि वैश्विक समर्थन जमीनी धरातल पर असर कारगर सिद्ध हो ताकि आतंकवाद का सफाया हो सके। गांवों में सहकारी समिति गठन से पारदर्शी आएगा। हाल में राष्ट्रीय साक्षरता नीति 2025 ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए सिरे से गतिशील करेगी। इस नीति के अनुसार प्रत्येक गांव में एक सहकारी समिति नियमानुसार गठित होगी, जिसमें किसान, महिला, वंचित जनजाति आदि सभी के लिए वरदान साबित हो सकती है। वर्ष 2047 तक विकसित भारत की सिद्धि के लिए स्पष्ट दिशा है। ये जमीनी स्तर पर कार्य जिसमें अफसरशाही का भी दखल नहीं होगा। समिति के गठन और संचालन प्रक्रिया में पारदर्शी होगी, परंतु व्यावसायिक दृष्टिकोण अवश्य होगा। इसमें आत्मनिर्भर भारत की भावना भी उजागर होगी। इससे बंधुत्व की भावना प्रधान हो सके। यह राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति होगी। अतीत में हर क्षेत्र की समिति में ऐसे हस्तक्षेप का सामना करना होता है। बारिश के बाद कई हिस्सों में हालात। विगत हिस्से में बारिश होने से लोगों की बेतहाशा हो गया। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 50 मिली की बारिश से भी कई जगह सड़कें डूब गई, जिसके परिणाम लोगों को दफ्तर जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं पानी से भरे सड़क पर वाहन ले जाने के कारण कई लोगों की वाहन भी खराब हो गई। बारिश में होने वाली समस्या और जलभराव वाले क्षेत्र के जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। रक्षा अनुसंधान विकास DRDO ड्रोन से दागे गए एक मिसाइल का आंध्र प्रदेश कर्नूल में सफल परीक्षण। यह मिसाइल पहले DRDO द्वारा विकसित ULPGA-V2 का उन्नत संस्करण। इस मिसाइल के मानव रहित वायुयान UVA से छोड़ा गया, जो बेंगलुरु के भारतीय स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजी द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।